बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये पीपीएससी के सिलेबस की जो हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, इसमें मैंने डेज के लिहाज से सिलेबस ब्रेकअप बनाया हुआ था, ये आपको पता है। हम 4 डेज तक का टास्क कंप्लीट कर चुके हैं। पहले डे में हमने सिंपल सी चीजें पढ़ी थी, मेजरमेंट्स के बारे में और यूनिट्स वगैरह के बारे में। दूसरे डे में हमने एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज को डिस्कस किया था। तीसरे डे में हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा और चौथे डे में हमने सिंपल वन डायमेंशनल मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशंस को पढ़ा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन तो वैसे 2-3 किस्मों की हमारे सिलेबस में है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फोकस जिस पे आज हम करेंगे वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, और कल हम सर्कुलर मोशन वाली टू डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे। इसमें ये जो तीसरा टॉपिक का जो तीसरा पार्ट रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा मैंने लिख दिया, ये मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने ये डिटेल से बता दी थी बातें, तो इसलिए इसको रिलेटिव वेलोसिटी को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज हमारा लेक्चर थोड़ा शॉर्ट होगा। इसमें हमें 2 ही टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। एक तो टू डायमेंशनल मोशन पे, और दूसरी टू डायमेंशनल मोशन की जो टाइप है प्रोजेक्टाइल मोशन। और टू डायमेंशनल मोशन की जो दूसरी टाइप है जिसका हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, उसमें हम उसकी कल इंशाल्लाह बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे, उसके सारे फीचर हम पढ़ेंगे। मेरा नाम मोहम्मद लुकमान यूसुफ है और मैं लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लियाकतपुर में। अच्छा, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हुए सबसे पहली बात यह है कि टू डायमेंशनल मोशन क्या है। ठीक है, तो टू डायमेंशनल मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें पोजीशन जो है ना वो किसी भी रेफरेंस के लिहाज से 2 एक्सिस में चेंज आ रहा हो पोजीशन में, यानी कि सिंगल एक्सिस में चेंज ना आ रहा हो, रेफरेंस के लिहाज से पोजीशन का 2 एक्सिस में चेंज आ रहा है। वैसे आपको पता है कि 3 एक्सिस पॉसिबल होते हैं ना, एक्स वाई और जी एक्सिस। अगर 2 एक्सिस में पोजीशन में चेंज आ रहा हो, एक्स वाली पोजीशन में भी चेंज आ रहा हो, वाई वाली में भी आ रहा हो, तो वो टू डायमेंशनल होगी। या ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एक्स और जी वाली पोजीशन में चेंज आ रहा है तो वो भी टू डायमेंशनल होगी। मतलब 3 में से अगर कोई सी भी 2 कोऑर्डिनेट्स वाली जो पोजीशन है उसमें चेंज आ रहा हो तो वो जो मोशन होगी वो टू डायमेंशनल होगी। तो इसमें मैं आपको भी इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखें, ये एक तस्वीर आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किया क्या गया है, एक फुटबॉल को किक कर दिया गया ना। तो आप ये देख सकते हैं कि फुटबॉल को जब किक किया गया है तो फुटबॉल को जब किक किया गया तो फुटबॉल देखें, फुटबॉल एक तो वर्टिकल मोशन कर रहा है, अपवर्ड भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ भी मूव कर रहा है। तो अब ये अपने रेफरेंस या अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से इसकी दोनों तरह की मोशंस है। ये अपवर्ड मतलब वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो इस तरह की मोशन होगी जिसमें दोनों एक्सिस के लॉन्ग मोशन पॉसिबल हो जाएगी, उसको हम टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, और जैसे एक एग्जांपल मैंने इससे आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, जैसे हमारी अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो वो एक सर्कुलर मोशन या एलिप्टिकल मोशन है, वो भी टू डायमेंशनल है। प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल है, सिंपल सर्कुलर मोशन टू डायमेंशनल है। कोई इंसेक्ट अगर दीवार पे चलना शुरू कर देता है तो वो आपके किसी भी कमरे के उस कमरे के कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिहाज से डेफिनेटली इंसेक्ट बिल्कुल सीधी लाइन में तो नहीं चलेगा, तो वो हो सकता है कि वो पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस को लेके चले। ठीक है, तो इस तरह की सारी जो मोशंस हैं जिसमें आपकी जो मोशन है वो आपके रेफरेंस या कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से पोजीशन दोनों एक्सिस 2 एक्सिस में चेंज हो रही हो तो उसको हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ये फुटबॉल को किक किया गया है तो वो ऊपर की तरफ भी जा रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है। तो ऊपर की तरफ जाने वाली मोशन मतलब वाई डायरेक्शन की मोशन है, आगे की तरफ जो मूव कर रहा है वो एक्स डायरेक्शन है, और वाई और एक्स दोनों में इसकी मोशन होने की वजह से, कंबाइंड वाई और एक्स की मोशन होने की वजह से इसको टू डायमेंशनल मोशन कह देंगे। ठीक है, तो इसमें इस पेज पे कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, इस पे जस्ट एक बेसिक सी हमने बात की है। मोहम्मद बिलाल साहब, आपने हैंड रेज किया जी, पूछिए क्वेश्चन। जी सर ये जो स्ट्रेट लाइन है ये भी जी टू जी, डायमेंशनल होगी? हाँ, स्ट्रेट लाइन डिपेंड करता है। अगर स्ट्रेट लाइन अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से, अगर स्ट्रेट लाइन अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से दोनों एक्सिस में चेंज ला रही है तो फिर वो टू डायमेंशनल होगी। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से स्ट्रेट लाइन जो है वो सिंगल एक्सिस के ऊपर है तो फिर वन डायमेंशनल है। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से स्ट्रेट लाइन दोनों एक्सिस में, जैसे जिसको कहते हैं ना ऑब्लिक लाइन, आपने ये 10th या 9th वगैरह की मैथमेटिक्स में एक डेफिनेशन पढ़ाते हैं, इसे कहते हैं ऑब्लिक लाइन।
अच्छा, लाइंस के बारे में चले मैं बताता हूं आपको। लाइंस होती हैं तीन तरह की, एक होते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं बिल्कुल एक्स वाली लाइन की, एक्स एक्सिस के ऊपर जो होती है। वर्टिकल लाइन जो बिल्कुल वाई एक्सिस के ऊपर होती है, और एक होती है ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन वो होती है जो एक्स और वाई के दरमियान है, मतलब उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से वो एक्सिस के ऊपर नहीं है, उनके दरमियान है। तो वो जो ऑब्लिक लाइन होती है उसके दोनों कंपोनेंट्स पॉसिबल होते हैं, मतलब एक्स वाला भी और वाई वाला भी। अगर मोशन जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम की ऑब्लिक लाइन के ऊपर है, बेशक वो लाइन स्ट्रेट है लेकिन है ऑब्लिक लाइन के ऊपर, तो उसके दोनों कंपोनेंट्स अगर पॉसिबल हैं तो फिर वो टू डिमेंशनल हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ठीक है सर, शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। जी जी सर, अच्छी तरह क्लियर हो गया। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, अब मैं इसको आगे टू डिमेंशनल मोशन को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अच्छा, टू डिमेंशनल मोशन में जो सबसे पहली हम चीज, क्योंकि टू डिमेंशनल प्लेन होती है, ठीक है, तो प्लेन में अगर हम मोशन की बात करें तो इसके डिफरेंट फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे सर्कुलर मोशन, आप ये देख सकते हैं कि सर्कुलर मोशन एक ऐसी मोशन है जो बिल्कुल एक प्लेन के अंदर है, ठीक है। और इसी तरह एक और एग्जांपल ये देखिए, इंक्लाइंड प्लेन पे कोई आ रहा है, ठीक है, तो अगर इंक्लाइंड प्लेन पे हम मूव कर रहे हैं रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से या रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से, तो ये भी टू डिमेंशनल मोशन है। देखने में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है लेकिन है टू डिमेंशनल। और इसी तरह जैसे पहले वाली तस्वीर अभी दिखाई मैंने आपको, तो आपको फुटबॉल को किक कर रहे हैं, तो वो भी एक टू डिमेंशनल मोशन है। तो ये जो प्लेन में मोशन होती है, मोशन इन प्लेन या टू डिमेंशनल मोशन, तो ये सर्कुलर भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन पे भी हो सकती है, प्रोजेक्टाइल वाली भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रोजेक्टाइल वाली हो, भी सर्कुलर, प्रोजेक्टाइल वाली और स्ट्रेट लाइन वाली तीनों ही टू डिमेंशनल हो सकती हैं। अब ना हर किसी के टू डिमेंशनल मोशन या मोशन इन प्लेन में बहुत सारे फीचर्स हैं। अब ये देखिए, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें इस तरह का फीचर है कि उसमें सिर्फ वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में चेंज आता है, एक्स में नहीं आता। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस तरह की मोशन होती है जिसमें एक्सेलेरेशन हर पॉइंट पे मौजूद तो है लेकिन वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इन डायरेक्शन है, क्योंकि वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल है और वेलोसिटी टेंजेंट टू सर्कल है। और अगर इस तरह की भी टू डिमेंशनल मोशन हो सकती है जिसमें एक्सेलेरेशन हो ही ना एक्स एक्सिस का एक्सेलेरेशन हो और ना ही उसमें वाई एक्सिस का एक्सेलेरेशन हो, इस तरह की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है टू डिमेंशनल मोशन में। तो टू डिमेंशनल मोशन की भी बेशुमार फजील टाइप्स बन सकती हैं उसकी मोशन की काइनेमेटिक्स के लिहाज से, ठीक है। तो इसमें से जो हमारी फोकस वाली हैं वो दो ही हैं। हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, जिसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन हमेशा आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ेंगे हम, और इसके अलावा हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे। ये हमारा फोकस होगा टू डिमेंशनल मोशन में। और पहले इसका हम एक सिंपल केस भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर फर्दर कॉम्प्लेक्स केसेस की तरफ जाएंगे। तो अभी तक जो मैं बात, ताहिर साहब काइंडली माइक ऑफ कर लें। ताहिर साहब आपकी आवाज आ रही है आपकी तरफ। ताहिर साहब माइक ऑफ कर लीजिए, आपकी तरफ से शोर आ रहा है। एक सेकंड काइंडली वेट कीजिएगा। चला दे यार, फिलहाल लेके चलो। ताहिर साहब माइक ऑफ कर लें सर। बोली वायर लगी हुई। अच्छा चलें, खैर मोहम्मद अजीम, मोहम्मद नईम ने हैंड रेज किया है तो काइंडली आप बात कर सकते हैं, बोले। जी सर, आप बात कर रहे थे अर्थ की जो मोशन है वो भी टू डायमेंशनल होती है। जी जी। तो ये क्या रीजन इसी वजह से है कि ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस दोनों इसमें इन्वॉल्व हाँ हो रहे जी हैं? जी जी। इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो किस तरह इन्वॉल्व हो रहे हैं? मतलब सर अर्थ है वो अपने ऑर्बिट के अराउंड वो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट, जी जी। तो वो टू डायमेंशन में वो कैसे जा रही है अच्छा वो? चले, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। ये आपके सामने एक सर्कल शो हो रहा है जो सर्कुलर मोशन की एग्जांपल में, ठीक है, आप देख सकते हैं ना इसको। अच्छा, अगर जी इस जी सर्कल के सेंटर पे मैं सन को रख दूं और इस सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस की लाइन है इसके ऊपर मैं अर्थ को रिवॉल्व करवाना शुरू कर दूं, अब ये देखें, अब ये जो सर्कल है ये टू डिमेंशनल, आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी है और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी है। तो इस तरह से अर्थ की मोशन भी एक्स के लॉन्ग भी मूव करती है अर्थ, और वाई के लॉन्ग भी मूव कर रही है। तो इसलिए टू डिमेंशनल है। जो भी सर्कुलर या एलिप्टिकल मोशन है वो टू डिमेंशनल है, ठीक है। तो और अगर आप आपने इस, सर एक्सलेरेशन की आपने बात की थी कि एक्सलेरेशन नहीं भी हो सकती, हाँ जी, नहीं तो भी हो सकती। वो जबकि एक्सलेरेशन का तो टाइम टू टाइम मैं डायरेक्शन तो चेंज हो रही होती है। मैं आपको बताता हूं, अभी हम ये आगे पढ़ेंगे, बगैर एक्सेलेरेशन के भी टू डिमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, एक्सेलेरेशन वाली भी पढ़ेंगे। अभी आप 1 मिनट वेट करें, अगले पेज पे वही चीजें डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा नईम साहब, आपने हैंड रेज किया था, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं।
अच्छा चले मैं कंटिन्यू कर रहा हूं दोबारा। मैं ये बता रहा था कि टू डायमेंशनल मोशन मतलब जो कोऑर्डिनेट या रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से दोनों एक्सिस के ऊपर उसके दोनों एक्सिस में उसकी पोजीशन में चेंज आए तो फिर तो वो टू डायमेंशनल है। स्ट्रेट लाइन पे भी हो सकती है, सर्कल में भी हो सकती है, प्रोजेक्टाइल भी हो सकती है, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बातें मैंने क्लियर कर दी, इसकी एग्जांपल्स में बता दी है। अभी जस्ट मैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को बता रहा हूं, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। अच्छा, मोशन इन प्लेन में अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे अभी एक भाई ने जिक्र किया था कि क्या टू डायमेंशनल मोशन भी बगैर एक्सेलरेशन की हो सकती है, तो अब मैं एक ऐसी मोशन पढ़ा रहा हूं जो क्या है, टू डायमेंशनल है लेकिन इसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये देखें, आपके पास एक वेक्टर आपको नजर आ रहा है ए से बी, एक वेक्टर है, वो एक ए से बी तक एक वेक्टर है। अब ये कोई पोजीशन चेंज हुई है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पोजीशन में चेंज आया है, गौर कीजिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पोजीशन में चेंज आया है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है, और पोजीशन चेंज हुई है मतलब इसमें एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी पोजीशन में चेंज आया और वाई की डायरेक्शन में भी चेंज आया। पॉइंट ए पर जो बॉडी थी या जो पार्टिकल था या जो ऑब्जेक्ट था वो अपना x1 की पोजीशन पर था, उसका x कोऑर्डिनेट जो था वो x1 था और y कोऑर्डिनेट उसका y1 था। लेकिन जो पॉइंट बी पे चला गया तो उसका x कोऑर्डिनेट x2 हो गया और y कोऑर्डिनेट y2 हो गया, मतलब दोनों एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन में चेंज आया, तो डेफिनेटली ये टू डायमेंशनल मोशन है। अब इसको हमने इस तरह से चेंज आया है, ए से बी तक जाते हुए चेंज इस तरह से आया है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही है, ना तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हुई है और ना ही वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है। तो इस केस में ये मोशन टू डायमेंशनल है, लेकिन इस केस में उसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। इसके हम डिफरेंट फीचर्स जो हैं उसको भी स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना हो तो बहुत सिंपल है। जैसे आमतौर पे हम वेक्टर बनाते हैं, हम फाइनल वाले पॉइंट में से इनिशियल वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस कर देते हैं तो वेक्टर बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही एक्स वाला फाइनल में से इनिशियल वाला माइनस किया और इस तरह वाई वाला भी फाइनल में से इनिशियल माइनस किया। जी, किसी ने हैंड रेज करना चाह रहे हैं तो प्लीज मुझसे पूछें, मैं रिप्लाई करूंगा। अच्छा, अभी मैंने इसके जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ टू डायमेंशनल मोशन थी इसके बारे में मैंने बताया, तो काइंडली एक मिनट रुकिएगा। मुझे किसी का मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही, क्या सबको आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर आवाज तो। अच्छा, तो काइंडली आवाज आ जिसको रही है। जिसको आवाज का इशू है वो खुद करेक्ट करे। ये इशू उसके पास होगा, उसके पास सिग्नल का मसला होगा, मेरे पास कोई ऐसा इशू नहीं है, उसके पास अपना सिग्नल का इशू होगा। हाँ, अगर उनके किसी के पास नेट की कोई फैसिलिटी में कोई इशू हो, यानी कि सिग्नल ठीक ना हो, तो नेट वीक आ रहा हो, तो अगर आवाज नहीं आती ना, जहां से गैप आएगा तो वहां आप क्या काम करेंगे, वहां पर आप रिकॉर्डेड लेक्चर में वो हिस्सा सुन भी सकते हैं। जी फारूक साहब, अगर हैंड रेज कर रहे हैं तो काइंडली फिर जैसे ही हैंड रेज करें आप माइक ओपन करके बोलना शुरू कर दें, मुझे फिर रुकना पड़ता है बार बार कहने के लिए। अच्छा, वेलोसिटी की बात कर रहा था। अगर अब हमें टू डायमेंशनल मोशन है लेकिन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली, तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करें, तो आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने ऑब्टेन किया आर वेक्टर, उसको टाइम के इंटरवल पे डिवाइड कर दें तो आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑब्टेन हो जाएगी। और अगर आपको x डायरेक्शन का डिस्टेंस निकालना है, सिर्फ x डायरेक्शन की ही डिस्टेंस निकालना है, तो वो इसके इक्वल होगा x नॉट प्लस वी एक्स टी, और अगर y का निकालना है तो y नॉट इंटू वी वाई टी। ठीक है, तो x नॉट, x जो है ये असल में एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो है, y जो है वो y एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो है, और x नॉट जो है ये इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था अलोंग x एक्सिस जब टाइम जीरो पे मोशन स्टार्ट होने से पहले, और y नॉट जो है ये इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था अलोंग y एक्सिस। ठीक है, अच्छा, जो पार्टिसिपेंट्स हैंड रेज कर रहे हैं काइंडली वो क्वेश्चन पूछ लिया करें, मैं उनको अलाउ कर रहा हूं, मेरी इजाजत के बगैर भी वो अपना माइक ओपन करके जब बोलेंगे तो मैं रुक जाऊंगा उस टाइम पे। ठीक है, तो मुझे आपको मैंने क्या बताया कि मैंने बताया था टू डायमेंशनल मोशन के बारे में। फिर टू डायमेंशनल मोशन मैंने ये बताया कि वो सर्कुलर भी हो सकती है, प्रोजेक्टाइल भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन पे भी हो सकती है, इंक्लाइंड प्लेन पे भी हो सकती है, और अब उसके डिफरेंट फीचर्स जो हैं उसको मैं बता रहा हूं आपको। तो फीचर्स में मैंने जो बात की थी वो ये थी कि सबसे पहला जो हम इसको पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली, मतलब टू डायमेंशनल मोशन होगी लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में, ऐसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर गई है जिसमें जो स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिहाज से टू डायमेंशनल या ऑब्लिक लाइन थी, लेकिन उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पे मूव किया, तो वो टू डायमेंशनल मोशन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी और विदाउट एक्सेलरेशन वाली टू डायमेंशनल मोशन बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है इसकी इक्वेशन ऑफ पाथ। अगर हम इक्वेशन इसकी पाथ या इसकी ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन देखें तो टाइम की आपको पता है कि वैल्यू ऐसे है,
t इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट ओवर वी एक्स, ये सिंपल t इज इक्वल टू s ओवर v वाले फॉर्मूले से टाइम की वैल्यू निकाल दी और उसको y वाली जो डिस्प्लेसमेंट वाली वैल्यू है उसमें टाइम की वैल्यू को पुट कर दिया। तो ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी वाई एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर वी एक्स, ये इक्वेशन है किसकी, ऐसी टू डिमेंशनल मोशन की जिसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली ये एक टू डिमेंशनल मोशन की ये इक्वेशन बन गई है और इसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये जो इक्वेशन है ये सिंपल इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसे होता है, ठीक है। तो सिंपल जो मैथमेटिक्स में हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाते हैं ये वो वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। अगर इस वाले पेज पे कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको इस पेज पे कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा आगे लेके जा रहा हूं। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया कि टू डिमेंशनल मोशन क्या है और टू डिमेंशनल मोशन की डिफरेंट मैंने एग्जांपल्स बताई हैं और टू डिमेंशनल मोशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स जो है उसकी पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले मैंने पढ़ा दी है मोशन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यस सर इस इक्वेशन में मोशन में सिर्फ y का कंपोनेंट यहाँ पर आ रहा है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स बाई जी, तो क्या ये x के टर्म में भी कन्वर्ट की जा सकती है? इक्वेशन ऑफ पाथ की बात कर रहे हैं आप? जी जी हाँ, आप x की टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप। मतलब ये कि जो दोनों डिफरेंट जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं उन ऐसी इक्वेशन हो जो दोनों वो ये शो करे कि दोनों कोऑर्डिनेट्स किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। x और y की जो पाथ्स हैं वो किस तरह एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि जो कंबाइंड पाथ है वो उन दोनों का मिक्सचर है या कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आप बेशक y की वैल्यू उठा, जी जी, तो दोनों में सर डिफरेंस, क्या दोनों में कोई डिफरेंस होगा? नहीं, दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा। दोनों जो है हमें सेम इक्वेशन की तरफ ही इशारा करेंगी। हमारे पास दोनों स्ट्रेट लाइन की मोशन को ही रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। आप इसको बेशक करके देख लीजिएगा, दोनों जो है वो सेम फीचर को एक्सप्लेन करेंगे। और बात यह है कि स्लोप में फर्क आ जाएगा। इसमें जो स्लोप होगी वो और उसकी स्लोप एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। तो जब स्लोप में डिफरेंस आएगा तो वो इक्वेशन का, बाकी इक्वेशन की फिजिकल मीनिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा। You mean to say सर आंसर दोनों का सेम ही आएगा? हाँ जी, आंसर अगर आप उसको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करके हल करते हैं तो फिर वो एक सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको देखने में इक्वेशन ऐसे लगेगी कि वैल्यूज डिफरेंट है, वो इसलिए लगेगी क्योंकि इसकी स्लोप और उसकी स्लोप एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ओके सर जी, अच्छा ठीक है। अब तक ये मैंने सिंपल एक टू डिमेंशनल मोशन जिसमें हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो मोशन थी उसको डिस्कस किया है। अच्छा, इसके बाद अब मैं डिस्कस कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इससे पहले जो बात की गई थी वो बात की गई थी सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले के बारे में। अच्छा, एक भाई हैं सुहेल अब्बास साहब, उनकी सजेशन ये है कि लेक्चर को फ्लुएंटली दे दिया जाए और अगर किसी के क्वेश्चन है तो वो नोट कर लें, एंड पे पूछ लें ताकि मुश्किल पेश ना आए, बार बार लेक्चर रोकना ना पड़े, ठीक है। इनकी सजेशन भी ठीक है, मैं चाहता हूँ ये फॉलो कर लें आप। अच्छा, मोशन इन प्लेन डिस्प्लेसमेंट जो है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इससे पहले जो था हमने मोशन इन प्लेन पढ़ी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली, जिसमें एक्सेलरेशन नहीं था। अब हम ऐसी मोशन पढ़ रहे हैं जिसमें एक्सेलरेशन तो है लेकिन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, एक्सेलरेशन है लेकिन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। इससे पहले तो वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा था। अब जो पढ़ेंगे वो वेलोसिटी में चेंज तो होगा उसमें, लेकिन उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली आप जो इक्वेशंस हैं, अगर आप एक्स डिस्प्लेसमेंट और वाई डिस्प्लेसमेंट की देखें तो उसकी इक्वेशन इस तरह होगी। ये वही है जैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होती, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2at स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम 0 से पहले भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो तो फिर हम साथ में वो वाला डिस्प्लेसमेंट हमें ऐड करना पड़ता है एक्स नॉट के तौर पर, ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल सेकंड इक्वेशन जैसी ही टर्म है, यू एक्स टी, यू जो है ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस 1/2at स्क्वायर, क्योंकि एक्स का अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल तो एक्सेलरेशन भी जो हम यूज करेंगे वो एक्स वाला ही यूज करेंगे। इस तरह अगर y की इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं तो y में भी अगर हम जो एक्सेलरेशन निकालेंगे वो y वाला ही यूज करेंगे। और ये जो y नॉट है ये वो डिस्टेंस है
काइंडली माइक ऑफ कीजिए अगर किसी का माइक ऑन है तो। अगर ये जो वो डिस्टेंस है वाई नॉट वाला, जो इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होने से पहले ही उसके पास था, मतलब जब मोशन स्टार्ट हुई उससे पहले ही उसके रेफरेंस पॉइंट से जो उसका डिस्प्लेसमेंट था वाई की डायरेक्शन में वाई नॉट था और एक्स की डायरेक्शन में एक्स नॉट था, और फिर टाइम गुजरने के बाद जब वो यू एक्स की इनिशियल वेलोसिटी से वाई एक्स डायरेक्शन में और यू वाई की इनिशियल वेलोसिटी से वाई डायरेक्शन में मूव कर गया और एक्स डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन ए एक्स था और वाई डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन ए वाई है, तो फिर आप इन इक्वेशंस की मदद से उसका एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। ये तब फाइंड करेंगे जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगी टू डायमेंशन में। और इसी तरह अगर आपको कुछ टाइम गुजरने के बाद एक्स की फाइनल वेलोसिटी या वाई की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो सिंपली आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो मतलब ये कि टू डायमेंशनल मोशन जो है ना, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली है, अगर टू डायमेंशनल मोशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली है, तो उसके आप दोनों जो डायमेंशंस हैं मतलब एक्स और वाई, उनको अलग-अलग करके उन पे सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशंस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर टू डायमेंशनल मोशन है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली है तो आप उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स की मोशंस को सेपरेट करके उन पे सिंपल जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक जो बात की गई टू डायमेंशनल मोशन के बारे में वो ये कि वो टू डायमेंशनल मोशन है क्या, कि किसी भी रेफरेंस के लिहाज से दोनों एक्सिस के अंदर जो मूवमेंट होगी एक्स और वाई के वो टू डायमेंशनल होगी। स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, इंक्लाइंड प्लेन पे भी हो सकती है, प्रोजेक्टाइल भी हो सकती है। ठीक है, फिर इसकी सबसे पहली टाइप ये पड़ी कि अगर वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म हो तो फिर क्या होगा। तो वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला हमने इसको पढ़ लिया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के बाद हमने इसको जो मजीद डिस्कस किया, उसके बाद हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली हालत की हमने डिस्कस कर लिया, एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट्स और फाइनल वेलोसिटीज के रिलेशन। अब इसमें मैं ट्रैजेक्टरी या पाथ की इक्वेशन नहीं शो करूंगा क्योंकि ये अब जो यहाँ पे जो पाथ की इक्वेशन है वो एक कॉम्प्लेक्स है, उसको हम अगर इसको इस केस को मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में करके उसके लिए पाथ की इक्वेशंस बनाएंगे। मतलब इसी का एक सिंपल केस जब हम लेंगे, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें हम एक्स का एक्सेलरेशन 0 कर देंगे, वाई का 0 नहीं होगा, तो फिर उसको उसमें हम ट्रैजेक्टरी की या पाथ की इक्वेशन भी यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, मैं इस काइंडली माइक ऑफ करें, मेरी बार बार रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो लोग माइक ऑन कर लेते हैं काइंडली वो माइक ऑफ कर दें, क्योंकि ये आप अपना लें, काफी दिन से आप लोग लेक्चर ले रहे हैं, जैसे ही आप अपनी मीटिंग में एंटर हो आप फौरन से अपना माइक ऑफ कर दें, और अगर आपको कहीं क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज करें और उसके बाद माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ लें। तो काइंडली ये रूल आप फॉलो करें। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो अब ये हमारा मेन टॉपिक जो है, जो हमारा एफएससी और बीएससी के सिलेबस में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, उसकी तरफ मैं आ गया हूं कि प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या है। प्रोजेक्टाइल क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको जब हम एक दफा प्रोजेक्ट करेंगे या ड्रॉप करेंगे उसके बाद उसकी मोशन सिर्फ दो वजूहात की वजह से होगी, इनर्शिया की वजह से और ग्रेविटी की वजह से। प्रोजेक्टाइल ऐसा है जिसमें जब उसको एक दफा प्रोजेक्ट का मतलब है फेंकना, उसे एक दफा फेंका गया या थ्रो कर दिया गया, ठीक है, ड्रॉप किया गया, तो उसके बाद उसकी मोशन सिर्फ और सिर्फ दो वजूहात की वजह से ही होगी, एक उसकी इनर्शिया की वजह से और दूसरा उसकी ग्रेविटी की वजह से। और ये मोशन भी टू डायमेंशनल मोशन हो, तो मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन एक तो टू डायमेंशनल हो, दूसरा इनर्शिया और ग्रेविटी की वजह से हो, और इसमें तीसरी कोई चीज ना हो। टू डायमेंशनल मोशन हो, इनर्शिया और ग्रेविटी की वजह से हो सिर्फ, तो उसमें और कोई तीसरी फीचर ना हो, तो उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अच्छा, यहां पर मैंने नीचे कुछ पॉइंट लिखा है कि बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हैज अ सिंगल फोर्स दैट एक्ट्स अपॉन इट, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो प्रोजेक्टाइल पे जो फोर्स एक्ट करती है वो सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करती है, और वो कौन सी फोर्स है? वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अगर प्रोजेक्टाइल पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स भी एक्ट कर ले, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाए, या फिर कोई और जैसे किसी फ्लूइड की ड्रैग फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाए, ठीक है, अगर इस तरह की कोई फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाए जो ग्रेविटी के अलावा अदर देन ग्रेविटी भी फोर्सेस पे एक्ट करना शुरू हो जाए, तो फिर वो मोशन जो है वो कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो इफ देयर वर any other force acting upon the object, then that object would not be projectile। तो ऐसा प्रोजेक्टाइल जो है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ऐसी मोशन करता है जो टू डायमेंशनल होगी, ड्यू टू इनर्शिया एंड ग्रेविटी भी होगी, और ग्रेविटी के अलावा उस वाले ऑब्जेक्ट पे कोई भी और फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी। अगर कोई और फोर्स उस पे एक्ट करती है तो फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं रहते। जी, जिसने हैंड रेज किया काइंडली पूछ लें क्वेश्चन आप। सर, अगर हम किसी चीज को प्रोजेक्टाइल करते हैं यानी बॉल को फेंकते हैं तो हवा के दरमियान में रेजिस्टेंस की फोर्स तो लगेगी ना, जी जी। एयर की, तो वो तो इंक्लूड हो जाएगी ना। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो हम प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, इसमें हमें अगर जी उसकी सर। कोई हवा की फ्रिक्शन की फोर्स है
तो उसको हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। नंबर 1 तो ठीक है, जिसको अगर कोई हवा की फ्रिक्शन की फोर्स उसमें है उसको हमने इग्नोर कर देना है। अगर आप हवा की फ्रिक्शन का फैक्ट कंसीडर करेंगे तो वो फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम इक्वेशंस पढ़ाते हैं या जो हम इक्वेशंस यूज करते हैं वो इक्वेशंस उसके लिए काबिल कबूल नहीं होगी, वो प्रोजेक्टाइल नहीं कहलाएगा। ठीक है सर फिर तो ये चला गया ना वैक्यूम की तरह की मैं कंडीशन आपको हो गई, दोबारा से यानी बता जहां रहा हूँ, पर देखिए बिल्कुल बात किसी और बात से। इस तरह से है कि जब भी कोई चीज पढ़ाई जाती है जी सिखाई जाती है ना, उसको पहले उसकी आसान सी फॉर्म पढ़ाई जाती है, बेसिक, ठीक है, फिर उसके बाद उसको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाया जी जाता है। अगर हम एफएससी या बीएससी लेवल पे वो प्रोजेक्टाइल या वो मोशन पढ़ानी शुरू कर दें जो रियल लाइफ में है, जिसमें ग्रेविटी के साथ साथ उसके ऊपर एयर की ड्रैग फोर्स का इफेक्ट है और अर्थ की रोटेशन की वजह से कॉर्नियस फोर्स का इफेक्ट है, ठीक है, अगर ये सारे फैक्ट्स हम उसमें कंसीडर करना शुरू कर दें तो वो तो जी नॉन लीनियर बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग, मुझे पता है यहाँ पर जो काफी सारे लोग एमफिल किए हुए होंगे, तो उन्होंने एमफिल में जहाँ, जैसे मैंने जब पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल किया था तो वहां पर बकायदा एक सब्जेक्ट ऑफर था, होता था नॉन लीनियर फिजिक्स का, तो उसमें हम इस तरह के नॉन लीनियर बिहेवियर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, जी तो यहाँ पर तो जो एफएससी या बीएससी लेवल पे तो हम उसका नॉन लीनियर बिहेवियर नहीं देखेंगे, अगर वो देखेंगे तो वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो एक बड़ी हाई रैंक की डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होगा और वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो एट अ टाइम एक से ज्यादा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो वो टफ हो जाएगा, वो कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं होगी उसके लिए, उसको एफएससी और ओके बीएससी में डिस्कस नहीं करेंगे हम। ठीक है, अच्छा, ओके इसके बाद अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ये होती है कि किसी भी बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस को वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो उसमें सिर्फ एक ही फोर्स रिप्रेजेंट होगी और वो डाउनवर्ड ग्रेविटी की फोर्स होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्लियर होगी, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। एक किसी साहब ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई वी कंसीडर एक्सेलरेशन जीरो अलोंग एक्स एक्सिस इन प्रोजेक्टाइल। मैं इसका जवाब बकायदा दूंगा अभी आपको। असल में प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने जो फोर्स एक्ट कर रही है वो सिर्फ वर्टिकल फोर्स है। ठीक है, वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स है। प्रोजेक्टाइल के ऊपर एक्स डायरेक्शन में सिर्फ उसका इनर्शिया उसे मूव करवाता है, उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं है एक्स डायरेक्शन में। जब एक्स डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं है तो डेफिनेटली एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा। अच्छा, इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन की भी दो टाइप्स हैं। एक प्रोजेक्टाइल वो होता है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं उसको हम? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और दूसरा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वो होता है जिसको हम किसी हाइट पे, जैसे छत पे खड़े होके मैंने कोई बॉल जोर से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दी, तो वो जो प्रोजेक्टाइल होगा वो जो मोशन करते हो जैसे जमीन पर आएगा, अगर मैं एयर की फ्रिक्शन को इग्नोर कर दूं तो वो जो प्रोजेक्टाइल होगा वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या है? इन दिस प्रोजेक्टाइल मोशन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी u। तो ग्राउंड से किसी अबव एक हाइट पे खड़े होके बॉडी को अगर हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया जाए तो वो जो प्रोजेक्टाइल होगा वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा। और उसमें हमने फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल कर देना है, क्योंकि हमने उसको जब हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट हो रही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो बस हमने जो एक इनिशियल वेलोसिटी दी उसके बाद तो कोई फोर्स नहीं लग रही उसको, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स उसके ऊपर नहीं होगी। वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट हो रही होगी। अच्छा, इसकी हम डिफरेंट फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा। अच्छा, इसके बाद इसके अब डिफरेंट फीचर्स को बढ़ते हैं, जैसे कि इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी लम्हे पर अगर हमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो कौन से फार्मूले यूज हो सकते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आपको पता है कि किसी भी लम्हे पे वेलोसिटी निकालनी हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि एक तो भी जो हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, उसमें कोई वर्टिकल मोशन, सॉरी, जो प्रोजेक्टाइल है वो हॉरिजॉन्टल है। और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है भला? कि किसी छत पे खड़े होके या किसी जगह पे खड़े होके प्रोजेक्टाइल को हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है और उसकी जो भी मोशन है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। वर्टिकल डायरेक्शन जो भी उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। वर्टिकल
सॉरी काइंडली मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, मैंने एक कंफ्यूजिंग लाइन बोल दी है, माजरत इसके साथ। मैं ये बता रहा था कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वो प्रोजेक्टाइल होता है जिसको हम किसी हाइट पे खड़े होकर हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे, उसके ऊपर फोर्स सिर्फ ग्रेविटी की है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रही होगी, और वो प्रोजेक्टाइल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इस तरह के प्रोजेक्टाइल को हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के डिफरेंट फार्मूला और फीचर्स को मैं पढ़ाने लगा हूं। अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन में तो उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आना, तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u है, तो फाइनल में भी जाके फाइनल एक्स वेलोसिटी भी u ही रहेगी। जी मोहम्मद अजीम साहब आप हैंड रेज कर रहे हैं, तो पूछें। सर तो फिर इसे हम वर्टिकल प्रोजेक्टाइल क्यों नहीं कहते, जब हम ऊपर मतलब छत से खड़े होकर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई बॉडी मैं थ्रो बताता कर हूँ रहे हैं? आपको, छत पे खड़े होके फेंका हॉरिजॉन्टली गया है, आप एक हाइट पे खड़े हैं, खड़े आप हाइट पे हैं, लेकिन आपने जो थ्रो किया है वो हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है। आपके जो इनिशियल पॉइंट पे यू मीन के अलोंग एक्स एक्सिस हमने तो उसे थ्रो किया है? हाँ, उसको आपने एक छत पे खड़े होके बॉल को ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो जब आपने फेंक दिया तो उसके बाद उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट होना शुरू हुई है। आपने शुरू में जो उसको मोशन दी थी वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन दी थी, वर्टिकल डायरेक्शन में आपने उसको कोई मोशन नहीं दी थी। जो स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी है उसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, उसका कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, इसमें इस वाले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में इनिशियल वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि आप उसे थ्रो ही हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं इक्वेशन जो बता रहा था आपको, इक्वेशन में ये बता रहा था कि काइंडली कुछ पूछना चाह रहे हैं, क्या सिचुएशन है, मुझे कोई बात समझ नहीं। यस सर। जी जी सर जो वेलोसिटी है जो हम वो कांस्टेंट ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसमें भी कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है, हमने आइडियल केस लिया है। मैं आपको बता दूं, आपको अभी जो हम प्रोजेक्टाइल जितना भी पढ़ेंगे, अभी हम जितना भी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे या जितनी भी हम मोशन कंसीडर करेंगे, इसमें जब तक न्यूटन्स लॉज नहीं पढ़ लेते, उसमें डायनामिक्स नहीं पढ़ते उसकी, तब तक हमने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना। जो हमारी काइनेमेटिक्स की मोशन है, आपको पता है कि फिजिक्स में मैकेनिक्स को दो मेजर हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हमने मोशन को स्टडी करना है विदाउट इट्स कॉज, फोर्स वगैरह को छोड़ के स्टडी करना है। जब हम फोर्स वगैरह को छोड़ के स्टडी करेंगे तो आप ये समझेंगे जितने भी फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो सारी इग्नोर्ड हैं। ठीक है, इसमें जितने भी फ्रिक्शनल फोर्सेस के इफेक्ट्स हैं वो इग्नोर कर दिए हैं, वो कंसीडर हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात आप मेरी माइंड में रख लें, और इस माइसी ज़हनियत से हम इसको पढ़ेंगे कि फ्रिक्शनल नहीं है। ठीक है, और आपका जो सवाल ये था कि क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसलिए कि एनर्जी लॉस नहीं हो रही, नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने कोई नेट फोर्स नहीं लग रही उसके ऊपर, क्योंकि बॉल को तो खींचा तो नीचे की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ खींच रही है प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसको हॉरिजॉन्टली कोई भी चीज आगे खींच नहीं रही। वो जो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है वो सिर्फ सिर्फ अपनी इनर्शिया की वजह से कर रहा है, जो शुरू में उसको एक वेलोसिटी दी गई थी उसकी वजह से कर रहा है, बाकी ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं है। जब एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स नहीं है तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है, और एक्स डायरेक्शन का जब एक्सेलरेशन 0 है तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसमें वेलोसिटी में चेंज भी नहीं आएगा। अच्छा खैर, मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बता रहा था। इसमें मैंने कहा कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए, आपको पता है कि उसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उसके मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर लेंगे। अब एक्स कंपोनेंट तो यू है, इसने तो चेंज होना नहीं है। वाई कंपोनेंट अगर फर्स्ट इक्वेशन से निकालें तो वो होगा जी टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, यू स्क्वायर प्लस जी टी होल स्क्वायर। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का फार्मूला। ये फार्मूला तब यूज करेंगे अगर इनिशियल वेलोसिटी के साथ आपको टाइम दिया हुआ है। अगर ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब आपको इनिशियल वेलोसिटी के साथ आपको टाइम गिवन है, तो फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है। हाँ, अगर आपको टाइम गिवन नहीं है बल्कि आपको वर्टिकल डिस्टेंस या जो हाइट थी वो गिवन है, तो फिर आप ये रिलेशन यूज करेंगे जैसे ये नीचे वाली सबसे एंड वाली इक्वेशन में नजर आ रहा है, यू स्क्वायर प्लस 2GY। फिर आप ये वाली इक्वेशन जो है इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के दो रिलेशन बताए हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए, जिसमें एक रिलेशन तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वो है, देंगे आप सॉरी ये बात दोबारा रिपीट कर देंगे? जी जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैं ये कहता कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैंने आपको दो रिलेशन बताए हैं। एक रिलेशन मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तरीका बताया टाइम की मदद से, जो कि यू स्क्वायर प्लस जीटी होल स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट पूरे का। और दूसरा जो अगर आपको वर्टिकल हाइट दी हो तो फिर आप ये रिलेशन यूज करेंगे 2GY प्लस यू स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, फिर आप ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के दो रिलेशन बता दिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में।
अच्छा, इसके बाद ट्रेजेक्ट्री अगर आपने निकालनी है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की आपको तस्वीर भी नजर आ रही है कि इसको एक हाइट से खड़े होकर हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया, उसके बाद उसका इनर्शिया उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचना चाहता है, ग्रेविटी नीचे खींचना चाहती है, तो इसलिए ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अगर आपको निकालनी है इसकी ट्रेजेक्ट्री निकालनी है इक्वेशन की, तो फिर आपके पास जो टाइम है वो x ओवर u है, x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है, s इक्वल टू vt वाले सिंपल फॉर्मूले से टाइम x ओवर u है, वर्टिकल हाइट जो है वो भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से 1/2 gt स्क्वायर है। तो अगर आप टाइम की वैल्यू सेकंड जो वर्टिकल हाइट की इक्वेशन है वहां रिप्लेस कर दें, तो आपके पास y इज इक्वल टू 1/2 gx स्क्वायर ओवर u स्क्वायर, तो ये इसकी एक ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बन जाएगी। तो ये y इज इक्वल टू, आपको पता है जैसे y इज इक्वल टू x स्क्वायर वाली इक्वेशन है, और y इज इक्वल टू x स्क्वायर वाली जो इक्वेशन होती है ये एक पैराबोलिक इक्वेशन होती है, आपको पता है ये एक पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पर भी ऐसे ही है, y इज इक्वल टू उसके बाद कुछ कांस्टेंट्स हैं, और कांस्टेंट के साथ आगे जो वेरिएबल फैक्टर है वो x का स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर वाली जो इक्वेशन होती है वो हमेशा पैराबोलिक इक्वेशन होती है। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है इसकी ये पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेजेक्ट्री या पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन निकालनी हो, आपको इनिशियल वेलोसिटी का अगर पता हो जस्ट, तो आप इस इक्वेशन की मदद से आप इसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहां पर मीटिंग का टाइम एंड हो गया, फिर मैं दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करता हूं, काइंडली अब ट्यून दें, और मैं अभी लिंक सेंड कर रहा हूं, इसको मैं अभी क्लोज कर रहा हूं। थैंक यू।